एवरीवन, वेलकम टू अनु अकेडमी। तो आज हम देखते हैं SST क्लास 8 लेसन 7 महिलाएं जाति एवं सुधार। महिलाएं जाति एवं सुधार लेसन 7। जितना चीज़ें को मार्क किए हैं उसे हम बता रहे हैं और आप लोग देखिए, इसको देख लीजिए। इसी शॉर्ट के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं इसे। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस मैंने वही मार्क की है। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, भिन्न यानी अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। सती बाल थाजर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र 1813 भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है। लोग जातियां में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था। महाजनी को भी देखिए, इसमें वैश्य कहा गया है और व्यापार को भी वैश्य कहा गया है, का स्थान आता था। फिर काश्तकार और बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहते थे। शूद्र किसे कहते थे? काश्तकार, बुनकर, कुम्हार को यहाँ शूद्र कहा गया है। और ये सब आप लोग देख लीजिएगा। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, हेडिंग को देखिए। और जो चीज़ें को मार्क नहीं किया गया इसे आप लोग देख लीजिए, मैं मार्क किया हुआ बता रही हूँ। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये राजा राम मोहन राय जी ने बोले हैं। आप लोग देख लीजिए, ये रहे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय रेमब्रांट पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833 का। ये विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसकी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। (1829) में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। कब लगाया गया? 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। 1829 में 1829 में। जितनी चीज़ों को मैं छोड़ रही हूँ, इसे अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग इसे शॉर्ट लेके या फिर वीडियो रोक कर आप लोग देख सकते हैं। सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। कितना बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था ना।
सती विरोधी जो हेडिंग है इसे देख लीजिएगा आप लोग, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने मार्क नहीं की। और इधर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं ये। स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किसने किया? तो आर्य समाज ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास आर्य समाज ने किया। देखते हैं लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक यानी सभी स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक मतलब सारे स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाले ज़्यादातर, ये रहे विद्यासागर, पहले इन्हें देखिए, ये रहे विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। देखिए यहाँ पे घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में आर्य समाज द्वारा पंजाब में, ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसने कहा था? तो मुमताज़ अली ने। ये भी देख लेते हैं। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विश्वविद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। जो हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। मतलब जो ये हिंदू महिला विद्यालय है इसी में ऐसा था जो कि लड़के और लड़की लड़कों को बराबर मतलब कि एक ही जैसी शिक्षा दी जाती थी और सारी जगह पे लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग शिक्षा दी जाती थी। इसमें यही कहा गया है। और यहाँ पे देखते हैं महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। क्या लिखने लगी? देखिए ज़रा। बीसवीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकाया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी।
जिन्होंने कलकत्ता कलकत्ता इस समय कोलकाता। और अगले पेज पे देखते हैं, कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक रुकया सखावत थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। इधर देखिए, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष नाम तुलना नाम के एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। जब औरत का पति मर जाता था, इसको आप लोग देख लीजिए। जब औरत का पति मर जाता था, ये हैं पंडिता रमाबाई जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम के, नहीं, ताराबाई शिंदे हैं जो स्त्री तुलना नामक ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक की बुक लिखी हैं। और पंडिता रमाबाई के बारे में भी इसमें दिया गया। मैं यहाँ बता रही हूँ, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई मानना था, मतलब ये संस्कृत की महान विद्वान थी, विदुषी थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू मुसलमान महिलाओं की दुर्दशा पर एक कविता भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। पूना में विधवा गृह स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। जितनी चीज़ों को मार्क नहीं किया गया है, इसको आप लोग को टाइम हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने मतलब जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको मार्क की हूँ। और इधर देखते हैं, इस अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हों। ये ताराबाई शिंदे का कहना है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है। ताराबाई शिंदे जी ने ऐसा बोली हैं, चट्टानों से बनी या जंग लगे लोहे से बनी हो, और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता या अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक की बुक जो लिखी है, ये यहाँ पे दिया गया। और इस बुक में कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं, बातों को यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। मैं जो कि पहले भी बता चुकी हूँ, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। लड़के की एज देखिए, लड़के की एज 18 थी और लड़की की 16 थी। लड़के की 18 साल, लड़की की 16 साल के बगैर विवाह नहीं हो सकता। किस में बोला गया है? 1929 के समय में बोला गया था, शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 व 18 कर दी गई, जिसमें 21 लड़के और 18 लड़की की हो गई। इस चित्र में दिया गया, देखिए चित्र 8 को देखिए, 8 साल की दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है? जाति और समाज सुधारक।
मैं मार्क नहीं लगाई हूँ, मुझे लगता है कि इसमें कुछ मुझे नहीं दिखा, और आप लोग इसमें देख लीजिएगा अगर आप लोग को समय हो तो। देखिए इधर देखिए, एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी की है, ये देख लीजिएगा आप लोग समय हो तो। जूते कौन बना सकता था, इन्हें देखते हैं। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों की को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगारों और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे, लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। चित्र 10। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। इसमें जितनी चीज़ इम्पोर्टेंट थी मैंने पढ़ दी है, मार्क भी कर दी हूँ, आप लोग रोक के इसे देख लीजिएगा। समय बचाने के लिए मैंने ऐसा की हूँ। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। ऐसा तो व्यवहार होता था पहले। इसको हम देख लिए हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा। समानता और न्याय की मांग, इसको आप लोग देखिए, मैं इधर देखती हूँ। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। ये भी CTET में पूछा जाता है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास। सतनामी आंदोलन घासीदास। इसको देखते, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक सुन रहे हैं, तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे। कुछ लोग को लगता था कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। ये किसने कहा है? श्री नारायण गुरु जी ने। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जो मैं मार्क नहीं की हूँ, आप लोग देख सकते हैं, पर मैं जैसे कि मुझे इतना ही लगा तो मैं इतना ही लगाई हूँ। गुलामगिरी, जिसको ज्योतिराव फूले ने लिखा है, अभी बता रहे हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे, जो कि गुलामगिरी से रिलेटेड हैं। ये फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। मैं यहाँ और तुम वहाँ, इसको आप लोग देखिएगा। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। ऊपर भी दिया गया था, मैं आपको बता दी थी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक की किताब लिखी थी। किसने गुलामगिरी या गुलामी नामक किताब किसने लिखी? तो ज्योतिराव फुले ने। इसको देख लीजिएगा।
हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे ये, और इसको मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने यहाँ मार्क नहीं की हूँ। और यहाँ पे देखिए, मंदिरों में कौन जा सकता था इसे बताएं। तो इधर देखिए, अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह एक नेगेटिव वर्ड है। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में किए हैं, शुरू किया। चित्र 14 को देखिए, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792 मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों से के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। गैर ब्राह्मण आंदोलन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। इधर ये हो गया, और इसे भी अगर टाइम हो तो देख लीजिएगा आप लोग। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जिन्हें बोलते हैं, ये इनका यहाँ पे पिक्चर दिया गया हुआ है। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार जी ने पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक कौन थे? तो पेरियार खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। कौन? पेरियार जी ने। ये रहे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, जिसने रामायण और पुराणों के भी कटु आलोचक थे। फिर से याद करें में देखते हैं, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना और विधवा विवाह का समर्थन किया। वीरेशलिंगम पंतुलु, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह इनसे संबंधित है। और ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज संगठन जाति आधारित समाज की आलोचना किए हैं। कौन? ज्योतिराव फूले जी ने। और पंडिता रमाबाई महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना पूना में की है। पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे। स्वाभिमान आंदोलन इनसे संबंधित है। पेरियार जी से। मुमताज़ अली जो हैं, ये मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा से संबंधित है। और देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं में से। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो ये सही है। समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। तो ये गलत है। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। तो गलत है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। तो ये भी गलत है। पहला सही है, खा
गा घा गलत है, ये का वाला सही है।